इंसिडेंट होती तो इंटरनेशनल लिटरेचर में कहीं ना कहीं तो हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा अलग हो गया। नहीं, इसमें मैं जो मुद्दे पे जो हम ह्यूमन राइट्स पे, मेरा उसमें ये कहना, अगर आप पीओके में जाके वेरियस रिपोर्ट्स आई हैं, इंटरनेशनल फोरम्स में वो पेश हुई हैं, वहां पे पीओके में जो ह्यूमन राइट्स की स्थिति है उस पर बहुत एडवर्स कमेंट्स आए हैं। अच्छा, मतलब पीपल डोंट हैव इवन द बेसिक राइट्स देयर, जैसे स्पीच है, और हमारे यहाँ जैसे जेएनके में ऑटोनॉमी है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पे। आईएसआई इज रूलिंग द रूल्स देयर, मतलब समैरिली लोग मर्डर किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, ओवरनाइट पिकअप कर लिए जाते हैं। मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन वहां पर ज्यादा है। अगर हम इंडियन कश्मीर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में दैट प्लेस इज सो क्लोज टू द एक्सटर्नल सोसाइटी की एंड वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड दैट हार्डली एनीबॉडी गेट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। गिलगिट में लोग जो है विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनको कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार या इस प्रकार की चीज नहीं। कितने इलेक्शंस आपने सुने वहां? काफी सप्रेशन हो रहा है। अभी अपने यहाँ 2008 में भी इलेक्शंस हुए, मोर देन 50% टर्नआउट था कश्मीर में इलेक्शंस का, उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने हैं। और अगर आप एट्रोसिटीज पर से की बात करें, ठीक है, आती हैं बातें, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, और पीछे न्यूज में भी बहुत आया था कि अनमार्क्ड ग्रेव्स अपना कश्मीर में हैं। किसकी थी, किसके ऊपर नाम जाता है? सिक्योरिटी फोर्सेस पे जाता है। राइट्स वायलेशन होता है सर। लेकिन आपके पास कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ था? वाज़न्ट दैट अ ह्यूमन राइट वायलेशन? मोर देन 300,000 कश्मीरी पंडित्स वर हाउंडेड आउट ऑफ। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, आपने जो ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करी, तो इंडियन मिलिट्री ने, कर्नल साहब मेरे से एग्री करेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या ह्यूमन राइट्स को इंडियन मिलिट्री बहुत सीरियसली लेता है। इंडियन मिलिट्री के पास 900 से ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कंप्लेंट्स आए, और उनमें से इन्वेस्टिगेट किया तो 95% जो है उनमें वो फेक मिली, वो बेसलेस मिले, बेसलेस मिली। जी बिल्कुल नहीं, जैसा कि अभी सब बता रहे हैं कि जो भी टेररिस्ट या जो मिलिटेंट, जो भी, चाहे वो पाकिस्तानी से आए हैं या फॉरेनर्स भी आते हैं जो कि मर्सनरीज है, उनको पैसा मिलता है कि एक ऑफिसर को मार दो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, एक जवान को मार दो आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, जैसे को मार दो आपको 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब वो जो है पेड जो है आते हैं और उनकी फैमिली को या उनको जो है एडवांस में पैसा मिल जाता है। जो वो आके हमारे जो है इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, वहां पे हमारे साथ बीएसएफ भी काम करती है, हमारे पास सीआरपी भी है, जेएंडके पुलिस भी है, उनकी जो स्पेशल फोर्स है, और जो हमारे जो एनएसजी है, तो ये सारे के सारे वहां पे ऑपरेट करते हैं जी। तो इसका जो है जो ह्यूमन राइट का वो कहते हैं, जब वो जो है हमारे साथ एट्रोसिटी कर जाते हैं, हमारे जो है जवानों का हाथ पैर काट देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, या जो है पब्लिक हैंगिंग भी हुई थी शुरू में, है उनके ऊपर जो है केस करने के लिए जो है कोई ह्यूमन राइट नहीं आता है। जिस टाइम पे आर्मी जो या आर्म फोर्स जो कोई भी एक्शन कर लेती है तो उसको जो है ह्यूमन राइट वायलेशन के। फिर हमारा जेएंडके इज ऑलवेज ओपन फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी, टूरिस्ट वहां जाते रहते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहां जाते रहते हैं, इट इज ऑलवेज ओपन, और सिचुएशन इज नॉट बैड। अगर हम जिस प्रकार के कंफ्लिक्ट सिचुएशन वहां है, उस कंफ्लिक्ट सिचुएशंस को देखते हुए अगर हम उस चीज को दूसरे जगह से कंपेयर करें, आप चाहे अमेरिका का अफगानिस्तान में वार है उससे हम कंपेयर करें, या इराक के वार से कंपेयर करें, या उसके जो युगोस्लाविया में जो ऑपरेशंस थे उनसे कंपेयर करें, तो हमारी आर्मी का रिकॉर्ड जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर अच्छा रहा है, बुरा नहीं है। हाँ, मतलब अगर स्पेशली उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो इम्पेकेबल, क्योंकि जिस प्रकार के वीडियोस आजकल अफगानिस्तान में देखने को मिले, इराक में देखने को मिले अमेरिकन आर्मी के, उनको अगर हम देखें तो इंडिया की आर्मी सिंस लास्ट 20-25 ईयर्स वहां इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसी कोई भी केस जो है वो नहीं सामने आया। बिल्कुल, यहाँ पर इसी मतलब इस चीज को मैं यहीं छोड़ती हूँ और अगला मुद्दा उठाती हूँ। कर्नल सर, आपसे बात करना चाहूंगी इससे। हमने जो आसपा की हम बात करते हैं, एक बेसिकली हमने एक स्पेशल एक्ट बना दिया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये क्या है? ये जिस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे जो है आर्म फोर्सेस, जिसमें कि चाहे वो पुलिस है, सीआरपी है, या जो है लोकल स्पेशल पुलिस है, उनको जो है पावर दी गई थी। उसके तहत जो भी
आर्मी एक्शन लेती है तो वो बिना किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के है फायर ओपन कर सकती है। जैसे कि अगर हम A2 सिविल पावर में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे साथ मजिस्ट्रेट साथ होता है, वही जो है हमारे को जो है रिटन में परमिशन देता है कि आप अभी जो है ये जो है क्राउड जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो आप फायर कर सकते हैं। दूसरा इसमें राइट दिया गया था कि आप कोई भी जो है बिना किसी रिटन वारंट के है किसी भी घर को जो है आप सर्च कर सकते हो। नहीं तो उसके लिए जो है दोबारा से जो है हमारे को कोर्ट से जो है सैंक्शन चाहिए कि भाई हमारे को ये जो है एरिया जो है सर्च करना है। मतलब कोई अगर सस्पिशन है, थोड़ा सा डाउट है, हाँ। उसी के बिहाफ पर आप लोग उसे सर्च कर सकते हैं। और फिर जो है तीसरा प्रोविजन इसमें दिया गया था कि अगर आप कोई सस्पेक्ट देखते हैं तो उसको जो है बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, उसको इंटरोगेट कर सकते हो और उसको जो है फिर जो है उसका जो FIR लॉन्च करके विद इन 24 आवर्स जो है हमारे को जो है सिविल पुलिस को हैंड ओवर करना होता है। सिर्फ जो है हमारे पास जो है इस प्रोविजन में हम 24 घंटे तक जो है किसी भी सस्पेक्ट को इंटरोगेट कर सकते हैं और उसके बाद अंडर मेडिकल सुपरविजन उसका मेडिकल होता है और जो है हम उसको सिविल हम ये मान सकते हैं कि अब तक जितने एग्रीमेंट्स और आर्टिकल्स की बात की है तो शायद एक ये यहाँ है जो एक पॉजिटिविटी लेकर आया है। साक्षी जी, कर्नल साहब की बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमें ये डाउट दूर होना चाहिए जनता का। जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है उसकी बड़ी आलोचना होती है, काफी आलोचना की जाती है, लेकिन जैसे कर्नल साहब ने बताया कि ये एक्ट हमारा JNK में भी या दूसरे जगह भी जहां भी लागू होता है, हमारी आर्मी कभी भी जो कल्प्रिट्स को इंटेरोगेट करने के बाद उनको पनिश नहीं करती, उनको बाकायदा जुडिशियल सिस्टम को हैंडओवर कर दिया जाता है और जुडिशरी अल्टीमेटली प्रॉपर प्रोसेस है लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको डिसाइड करता है। एक बार जानना चाहूंगी इसमें क्रिटिसिज्म है क्या? साक्षी इसमें क्या है बेसिकली कि हमारे इंडिया की आर्मी नहीं, किसी भी कंट्री की आर्मी किसी भी इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरिया में जब जाती है तो it has to be given a free hand, believe you me, otherwise they cannot operate. You cannot ask a soldier to tie his right hand behind his back and fight with the left one that is free. So he cannot do it. Whereas the terrorists are free to use all their four limbs. So it is not possible. ठीक है, अगर आप हमेशा कोई भी आज कोई शूटिंग हो गई, कोई टेररिस्ट मारा गया, आज कुछ और हुआ, कहीं कुछ और हुआ, आप क्या हर एक उसकी जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएंगे? हर एक आप केस को कोर्ट में लेके जाएंगे थ्रू प्रोसिक्यूशन? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट possible. So it's a warlike situation. Army are soldiers. They are professional peoples. They are made to kill or be killed. और जब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है किसी एरिया में कि और कोई चारा नहीं बचता, यहां तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कंट्रोल नहीं कर पाती, तब आर्मी इज द लास्ट रिजॉर्ट एंड यू कैन नेवर एवर एवर बाइंड द आर्मी। इट इज वन ऑफ द पॉजिटिविटीज यू आर सेइंग, ठीक है, जो इसके एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये आया तो ये बड़ा अच्छी चीज है ना, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन आपने एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया कि इसकी आलोचना भी की जाती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या मतलब क्या है इसमें, बुराई क्या है इस एक्ट में, क्या आलोचना की जाती है? इसमें मैं बताऊंगा कि मेन चीज ये है कि जिस टाइम पर भी कोई भी जो आर्म फोर्सेस जो भी अपना गॉर्डन सर्च या जो भी ऑपरेशन वहां पे करते हैं, अगर हमारे को कोई भी हथियार फायर करने का हुक्म मिलता है तो जो भी कमांडर होता है उसकी सबसे पहले ये होती है कि मिनिमम फोर्स यूज की जाए। ठीक है वहां पर ना हम जो है वहां पर जो है ना हम RT यूज करते हैं, ना बड़े जो है हथियार यूज करते हैं, छोटे हथियारों को यूज करते हैं जी। हर एक इसको जो है जो भी एक्शन होता है वो सारा कंट्रोल होता है। सबसे वो बात है कि जो बुलेट है, चाहे वो ईशापुर फैक्ट्री में हुई है या जबलपुर में बनी है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये लेडी का है या ये टेररिस्ट है या ये जो है ये कोई भी जो है शरारती तत्व है। और जिस टाइम पर जो ये जब ऑपरेशन होता है रात को होता है तो जो भी वहां पर जो क्राउड है या जितने भी वो है, हमारे IPC में भी लिखा हुआ है, जो हमारे आर्मी एक्ट में भी जो लिखा हुआ है, वो हम जो है सिर्फ दुश्मन के ऊपर ही फायर करते हैं। दुश्मन कौन है? जो कि हमारे सामने हथियार लेके आता है, चाहे वो जो है राइफल लेके आता है या दूसरी तरह का। नहीं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट एनिमी इज हाइडिंग अमंग्स द सिविलियंस। मेरा हमेशा से जो मैं अब तक ऑब्जर्व करता आया हूं कि जितना रेस्ट्रेंट हमारी आर्मी यूज करती है जब इन मिलिटेंट से फाइट करे, आई थिंक दैट इज ओवर द टॉप। इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो बाबू जी मैं आपके साथ हूँ, ये जो हम JNK में या नॉर्थ ईस्ट में किया है या जो अभी अगर कुछ जो है
फौजी जो अपना इसमें रेड बेल्ट में भी लेके गए हैं, वहां पे वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भटके हुए आदमी है। और हमारा जो एक्शन है, हमारे को ट्रेन किया गया है कि दुश्मन को न मारना है। कर्नल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं बात ऐसी हो जाती है कि हमारे को एक्शन लेना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं मिलिटेंसी जेएनके में पर से की, मैं नक्सलिज्म की बात नहीं कर रहा। नक्सलाइट बेल्ट में ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद कहा था हम नहीं जाना चाहेंगे, दीज आर आवर ओन पीपल। बट अगर कश्मीर में ऐसा नहीं है, दीज मुजाहिदीन आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है जितना रेस्ट्रेंट इंडियन आर्मी वहां यूज करती है, क्योंकि आप अपनी इंडियन आर्मी की कैजुअलिटी लेवल देखो, इट इज टू हाई। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फोर्स यूज नहीं करते एकदम, कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो जाएं, ये ना हो जाएं, वो ना हो जाएं। तो एक छोटा सा मतलब 2 या 3 टेररिस्ट का ग्रुप अगर किसी विलेज में, किसी घर में या किसी हाइड आउट में छुपा हुआ है, यू विल नॉर्मली फाइंड फ्रॉम द न्यूज फुटेजेस दैट एनकाउंटर इज गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 or 2 days. Why? Exactly. Why? क्यों इतना लंबा खींचा जाता है? They've got weapons, all kinds of weapons. One round would finish them off along with the building if they wanted, but no. कि भाई कोई अट्रिशन ना हो जाए, कोई सिविलियन कैजुअलिटीज ना, तो बिल्कुल इसको हम एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन अगला चीज मैं उठाना चाहूंगी, हम अब तक बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें हैं, और मैं बात करना चाहूंगी पॉसिबल सॉल्यूशंस और क्या हो सकते हैं। एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, 100 चीजें आती हैं। इसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस की जब भी बात करते हैं तो जहन में बड़ी सारी चीजें आती हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं, प्लेबिसाइड की बात आई थी, जनमत किया जाए। उसके अलावा एलओसी की बात भी बीच में आई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमने जब बोला। उसके बाद इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी कश्मीर को एक अलग ही बना दिया जाए, ना वो इंडिया का रहे ना वो पाकिस्तान का रहे, इंडिपेंडेंट कश्मीर बन जाए, एक अलग से कंट्री बन जाए। या अगर हम यूएन ट्रस्टीशिप भी बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ट्रस्टीशिप आ जाए, कि उनको थोड़ा सा दे दिया जाए, थोड़ा सा पीसफुल उसको नेशन बना दे और उसके बाद हैंड ओवर करें और उसके बाद प्लेबिसाइड कराएं या जो भी हो। ये एक हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। या इसके अलावा गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी एक हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ये 5 मैंने चीजों के नाम लिए हैं, इस 5 में से कौन सी अच्छी है? आप अपना ओपिनियन हमें दीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप सीक्वेंस से लें, वी शुड टेक अ प्लेबिसाइड फर्स्ट। हाँ, प्लेबिसाइड फर्स्ट, ओके। तो प्लेबिसाइड के बारे में मेरा ये मानना है कि जो आर्टिकल मैं चाहूंगी कि इन 5 को हम जल्दी से एक बार, हाँ, जो आर्टिकल 47 था, अगर आप उसके तहत देखें तो उसमें अपना प्लेबिसाइड का प्रोविजन है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। इवन मिस्टर नेहरू ने जब अपने ऑल इंडिया रेडियो पे 1947 में नवंबर, और आई थिंक इट वाज दिसंबर, उन्होंने खुद कहा कि विल ऑनर आवर कमिटमेंट फॉर द प्लेबिसाइड whenever it is held, we are ready for it in Kashmir. But later on they realized their folly and realized it is not really possible. पाकिस्तान का इसमें कंटेंशन हमेशा ये रहा है कि आप अगर हैदराबाद और जूनागढ़ अगर आप वहां पे मतलब प्लेबिसाइड कराने को तैयार हैं, वाई? बिकॉज दे आर हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स, ठीक है, तो आप यहाँ क्यों नहीं कराने को तैयार हैं? तो उनकी ये कंटेंशन एक कहीं ना कहीं हमेशा बीच में आड़े आई जाती है। और प्लेबिसाइड की बात हम पहले कर चुके हैं, तो हम सीधा मैं एलओसी पे आती हूँ। एंड आर्टिकल 47 इज नॉट बाइंडिंग। नहीं, फिर प्लेबिसाइड को अगर हम देखें तो जो भारत में कश्मीर में 1952 से इतने इलेक्शंस हुए हैं जी। और वहाँ जो है अभी पंचायत इलेक्शंस भी हुए हैं, पंचायत तक इलेक्शंस हुए हैं। तो सभी इलेक्शंस का रिजल्ट ये बताता है कि मोर और लेस अभी अगर हम पाकिस्तान के 88 के बाद की जो पाकिस्तान की इंसर्जेंसी पीरियड है, इसको अगर हम छोड़ दें तो मोर और लेस वहां के जो लोग हैं, मेजोरिटी जो है वो भारत के पक्ष में था। हाँ, लेकिन वही है कि एक फॉर्मल चीज है, प्लेबिसाइड एक फॉर्मल है, फॉर्मल व्यू में नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो है एलओसी, सर आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं, इसके ऊपर वो मैं बोलूंगा जैसे कि हमने 61 में जो है गोवा को अपने साथ मिलाया, 63 में जो है हैदराबाद को हमारे साथ मिलाया, और 75 में जो है सिक्किम जो है हमारे उस टाइम पे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिक्किम अलग से ही स्टेट थे, सिर्फ हमने डिफेंस और बाकी चीजें दे रखी थी। 75 में हमने उसको इनेक्ट किया। अब है फॉर्मली जो है मई में जो है इट वाज प्रॉपर अटैक इन सिक्किम, और सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने के लिए। तो इस टाइम पे भी जैसे ये जो अगर जनमत करवाते हैं, तो जैसे अभी जनमत के ऊपर जो है चाइना फिर जो है अरुणाचल को क्लेम करता है।
इसलिए जैसा कि पवन जी ने बोला था कि जो ये जो है जनमत करने से जो है पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी जो है एरिया एक्शन में आ जाता है, और जो है चाइना जो है अपनी जो है लिंग्विस्टिक लड़ाई है थोड़ी और छिड़ जाती है, वो जो है पूरा का पूरा जो है हमारे जो है ठीक है, यानी ये कि पॉसिबल सॉल्यूशन शायद नहीं हो सकता। अगर अभी के लिए जो है हम अगले पे आना चाहेंगे सर, एलओसी पे आना चाहेंगे, एलओसी की बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की, क्या ये हो सकता है? एलओसी का ऐसा है कि एलओसी के बारे में अगर हम देखें तो 1962 वार के बाद भारत और पाकिस्तान में